जुर्म की हर एक कड़ी जो पर दर पर खुलती चली जाए, देश और दुनिया के कोने कोने से अंधेरे को चीरते हुए गुनाह की वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसी तस्वीरों से, ऐसी कहानियों से आपको रूबरू कराएंगे कि आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, आपको अपने कानों के सुने पर यकीन नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं गुनाह। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। बीहड़ तो आप सभी को याद होगा। चंबल के आसपास फैले बीहड़ में जब जब जुल्म हुआ, लोग अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाए और फिर डकैत बन गए। इनमें कई नामी डाकू हैं जिनके नाम से लोग कांपने लगते थे। सदियों पुराने बीहड़ का रिश्ता बागियों के साथ पुराना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में फैले बीहड़ में कई ऐसे बागी हुए जिन्होंने अपने सिद्धांतों से ख्याति पाई, लेकिन कुछ डाकू ऐसे भी हुए जिन्होंने चंबल के बीहड़ को बदनाम कर दिया। चंबल के बीहड़ में जो भी बागी हुआ उसकी अपनी अलग कहानी थी, पर यह जरूर है कि जो भी बागी हुआ वो किसी न किसी से सताया जरूर गया था या उस पर कुछ लोगों ने जुल्म जरूर ढाया था, जिसकी वजह से वो बागी हो गया। गुनाह के इस एपिसोड में आज बीहड़ के दुर्दांत डाकू जगजीवन परिहार की कहानी के बारे में जानिए। यूं तो चंबल घाटी में डकैत को पकड़ना अपने आप में अपनी जान हथेली पर रखकर चलने के बराबर। वजह है डाकू बीहड़ के चप्पे चप्पे से वाकिफ रहते हैं और पुलिस नहीं। आप अपनी आंखों को बंद करेंगे वो गायब, और पलक झपकते हैं वो आपके सामने कहीं से भी आकर खड़े हो जाते हैं। वो अपनी लोकेशन को छिपाते हुए आपकी हर मोमेंट पर नजर बनाए रखते हैं। ऐसा ही कुछ लुका छिपी की खेल पुलिस और जगजीवन परिहार के बीच में चल रहा था। दोनों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां उसी जगह पर कुछ दूरी पर एक मोबाइल फोन पुलिस के हाथ लगा, जिसे पुलिस के हाथ वो राज लग गया जो जगजीवन परिहार पुलिस खुद से छुपा रहा था। ये घटना 14-15 मार्च साल 2007 की, जब मध्य प्रदेश की पुलिस वीर गाथा में एक और घटना का नाम शामिल हो गया। हुआ कुछ यूं कि पुलिस ने डकैत को घेर लिया और मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी। एक के बाद एक कई डकैत इस मुठभेड़ में मारे गए और घटना स्थल से पुलिस के हाथ एक मोबाइल फोन भी लगा। मोबाइल फोन में पुलिस को कुछ ऐसा हाथ लगा जिससे जगजीवन परिहार तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान हो गया। जानकारी के मुताबिक फोन में एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली। रिकॉर्डिंग ये एक महिला और जगजीवन परिहार के बीच हुई बातचीत थी। महिला से डाकू जगजीवन परिहार ने कहा कि वो केवाड़िया खोल के रख, कल पहिया मिलेंगे। इस मैसेज से जगजीवन परिहार की लोकेशन तो पुलिस को नहीं मिली, लेकिन जिस नंबर पर ये बातचीत की गई थी उसी नंबर पर एक बार फिर से किसी और ने कॉल किया। पुलिस की तरफ से अपने जाल में फंसाने के लिए महिला को एक डॉक्टर होने का नाटक करने को कहा गया।
महिला ने फोन कर उस महिला से बातचीत शुरू की घर परिवार बच्चों के बारे में जानकारी ली और बातों ही बातों में पुलिस के चाल के मुताबिक गांव का नाम भी निकलवा ली थी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस मोबाइल फोन के जरिए जगजीवन की वो नस पुलिस के हाथ में आ जाएगी जो कभी उसकी मौत का कारण बनेगी। बात उस वक्त की है जब पुलिस ने घेरा डालकर चंबल के एक इलाके में जगजीवन परिहार की पूरी गैंग को घेर लिया था। जगजीवन उस वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था। यही वजह थी कि उसको पूरी तरह पता रहता था कि चंबल में पुलिस किस तरफ कहां से दाखिल हो रही है और वो बार बार अपनी लोकेशन बदलता रहता था। जब पुलिस को उसकी गैंग नहीं मिली और वहां एक मोबाइल फोन मिला तो उस मोबाइल फोन का परीक्षण करने के बाद उसमें एक महिला से बातचीत का एक ऑडियो था जिसमें जगजीवन बड़े रोमांटिक अंदाज में एक महिला से कह रहा था कि केवाड़ खुला रखना, मैं आऊंगा। पुलिस के हाथ में अब एक नंबर था। जगजीवन परिहार तो नहीं मिल पाया, लेकिन वो नंबर जगजीवन परिहार तक पहुंचने का एक रास्ता था। पुलिस ने अपने सिस्टम या मुखबिर तंत्र को उस वक्त एक्टिवेट किया और कोशिश की कि उस नंबर पर जो महिला फोन उठा रही है उससे ज्यादा देर तक बात की जा सके ताकि उसकी लोकेशन पता चले। धीरे धीरे उस महिला से बातचीत हुई और बातचीत में घर परिवार की बातचीत के बाद उस महिला ने आखिरकार गांव का नाम लिया और पुलिस के हाथ जगजीवन परिहार के बारे में लगने वाली जानकारियों में यह अब तक की सबसे बड़ी जानकारी थी। पुलिस तो पहले से डाकू जगजीवन के गैंग के बारे में तमाम जानकारियां निकाल चुकी है और अब उस गांव का भी पता लगाना था जो पुलिस ने पता लगा लिया था, जहां पर जगजीवन ने आने की महिला से बात की थी। 2007 के दरमियान चंबल रेंज के तत्कालीन आईजी विजय यादव के मुताबिक पुलिस लगातार इस गैंग को ट्रेस कर रही थी और तभी पुलिस को इस गैंग का लोकेशन गढ़ी गांव गुधारा में मिला। चंबल की पीहड़ लगभग 80,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इन पीहड़ों में गेहूं, चावल, दाल नहीं बल्कि डाकुओं की खेती होती थी। पुलिस ने बिहार के सबसे खतरनाक डाकू जगजीवन परिहार को काउंटर करके मुरैना के एसपी के साथ चंबल रेंज की आईजी और डीआईजी की लीडरशिप में 4 टीमों का गठन किया। इतना ही नहीं, इन सभी का एक ही मकसद है, जगजीवन परिहार। सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले इन बागियों को डकैत बनने के बाद ना पुलिस रोक पाई और ना उस वक्त का पुलिस का अपना तरीका। चंबल में जाने के बाद ये इस तरह गायब होते थे मानो पलक झपकते ही कुछ खो गया हो और अचानक इस तरह सामने आते थे जैसा लगता था बिजली कौंध गई हो। पुलिस के लिए भी ये सबसे बड़ा चैलेंज था। बात 2007 की है। पुलिस उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की, सबके लिए जगजीवन परिहार सबसे बड़ा सवाल बन गया था। बार बार सरेंडर करने का प्रयास, लेकिन जगजीवन का हर बार एक ही जवाब, वो बीहड़ का राजा है, वो हथियार नहीं डालेगा। पुलिस बार बार कोशिशें करती रही। एक वक्त ऐसा आया जब 2007 में जगजीवन की गैंग को पुलिस ने चारों तरफ घेर लिया, लेकिन पुलिस जब उस जगह तक पहुंचती सिर्फ एक मोबाइल फोन के अलावा पुलिस के हाथ नहीं लगा। जगजीवन परिहार मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में फैले बिहार का एक दुर्दांत डाकू था। इसकी पूरी गैंग पर 54 लोगों की हत्या का आरोप था। चंबल में ये गैंग इतना सक्रिय था कि हर दिन किसी न किसी गांव में लूट, खून खराबा, लूट, फिरौती, अपहरण जैसी वारदात आगे होती रही। इसी बीच उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पिठोली इलाके के चौरेला गांव में इस दुर्दांत डाकू ने खून की होली की। उस वक्त इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर तरफ डाकू जगजीवन का खौफ फैलने लगा और लोगों में जगजीवन का खौफ नजर आने लगा। लोग बातें करने लगे, कहीं जगजीवन तो नहीं आ रहा है। जब जब चंबल की बात होती है तो वहां भयंकर डाकू और उनकी भयानक डकैती की कहानियां भी शुमार होती हैं।
ऐसे में इन खतरनाक डाकुओं में जगजीवन परिहार का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। खतरनाक डाकू, लूट, फिरौती और हत्या का ऐसा दुर्दांत तरीका जो लोगों के मनों में डर को कौंध कर देता है। अक्सर चंबल में बंदूक उठाने वाले ये बागी जो डाकू बन गए, वजह गुस्सा, नाराजगी और सिस्टम के प्रति इनका अपना एक नया रुख इख्तियार करने का तरीका। दरअसल इसी गांव में जगजीवन परिहार का बचपन बीता। इसी गांव का वो रहने वाला था। कुछ हथियारबंद डकैतों ने होली वाले दिन ही गांव में कुछ लोगों को जिंदा आग के हवाले किया और कुछ एक को बंदूक की नोक पर मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के बाद तत्कालीन एसपी के मुताबिक जगजीवन परिहार ने जलती होली में जिंदा लोगों को फेंक दिया। खड़ी होली में लोगों को जलाकर मार दिया। भिंड जिले का सराफा थाना के 3 लोगों को लाइन में एक साथ खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। दुरांत डाकू का जुल्म सितम यहीं पर नहीं रुका, बल्कि आगे चलकर उसने 7 ब्राह्मणों को भी किडनैप कर लिया और तकरीबन 16 लाख फिरौती वसूल की। उसके बाद ही उन सभी को चंबल से रिहा किया। जिस जगह पर जगजीवन और उसकी गैंग ने खून की होली खेली, वो आज भी जगह होलिका दहन के साथ चंबल घाटी के 3 गांवों का माहौल गमगीन कर देती है। लोग आज भी नहीं भूलते कि जगजीवन परिहार की खून की होली कैसे उसने खेली। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की पुलिस ने जगजीवन का आतंक देख पुलिस ने उस पर इनाम की राशि 8 लाख घोषित कर दी थी और जगजीवन के भाई सहित उसकी गैंग पर 15.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। चंबल के सबसे खतरनाक डाकू जगजीवन परिहार की भी जिंदगी कभी आम हुआ करती थी। डाकू बनने से पहले गुस्से से आग बबूला हो जाया करने वाला जगजीवन परिहार अक्सर अपने भाइयों के साथ मिलकर ही कोई काम करता था। वक्त ऐसा आया जब गांव के ही एक रसूखदार उमाशंकर से उसका झगड़ा हुआ। उमाशंकर ने अपना रसूख का इस्तेमाल किया और जगजीवन को बहुत परेशान किया, प्रताड़ित इतना कर दिया कि एक वक्त को जगजीवन गांव छोड़कर भागने को मजबूर हो गया। जगजीवन ने फैसला किया कि अब वो बदला लेगा। अपने भाइयों के साथ मिलकर 2002 में उसने उमाशंकर की हत्या कर दी और जिसके बाद जगजीवन पूरी तरह से अपराध की दुनिया में उतर गया। जराइम की दुनिया में नाम कमाने के लिए उसने डकैती, फिरौती और हत्या की कई सारी घटनाएं करी और पनाह लेने के लिए चंबल में जा। चपरासी से डाकू बने जगजीवन परिहार के गैंग के काम करने का तरीका कुछ ऐसा था। अगर वो मध्य प्रदेश में किसी वारदात को अंजाम देता और उन पर दबाव बनाने लगता, वो अपना रुख उत्तर प्रदेश का कर लेता और फिर यूपी में भी किसी वारदात को अंजाम देकर राजस्थान की तरफ चल। इसी तरह से आंख मिचोली का खेल चलता रहता था। कुल मिलाकर जहां पर वो अपराध करते थे, उसे वो छोड़कर अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे प्रदेश में चले जाते थे। तीनों राज्यों की पुलिस ने मिलाकर उस पर 7 लाख का इनाम रख छोड़ा था। उसके और उसके भाइयों या पूरी गैंग की बात करें तो 15.5 लाख रुपए का इनाम उस वक्त उस पर था। एक वक्त ऐसा आया जब पुलिस को जगजीवन के बारे में धीरे धीरे जानकारियां होने लगी। एक गांव जहां जगजीवन बॉर्डर पर होने की वजह से अक्सर फायदा उठाया करता था। जगजीवन के अपराध करने का भी एक अनूठा तरीका था। जब वो उत्तर प्रदेश में किसी घटना को अंजाम देता था तो उसके ठीक बाद वो मध्य प्रदेश भाग जाया करता था। मध्य प्रदेश में किसी घटना को अंजाम देता था तो वहां से हरियाणा या राजस्थान भाग जाया करता था और अक्सर इसी तरह सीमा विवाद का फायदा उठाकर वो पुलिस की आंखों में धूल झोंकता था। लेकिन तीनों राज्यों की पुलिस ने एक टीम बनाकर जगजीवन के खात्मे को लेकर प्लानिंग शुरू की। जगजीवन जिस गांव में छुपा था, आखिरकार उस गांव के बारे में पुलिस को जानकारी मिली और 18 घंटे तक गोलियों की बौछार भरी मुठभेड़ के बाद आखिरकार जगजीवन परिहार को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। जगजीवन परिहार के गड़िया बुटरा गांव में रहने की सूचना थी।
ये गांव 2 जिले की सीमा पर मौजूद था और वो दोनों जिले थे भिंड और मुरैना। अपराधियों के लिए ये लोकेशन काफी आरामदायक थी। चंबल रेंज के तत्कालीन डीआईजी सागर के मुताबिक इसी गांव में कुछ चुनिंदा घरों में से किसी एक में जगजीवन परिहार के होने की संभावना थी। सबसे ज्यादा गांव के पहले घर में संभावना थी। वहीं एसपी मुरैना को डकैतों की लोकेशन को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी मिली। इतना ही नहीं, इस दौरान इंस्पेक्टर भदौरिया को पुलिस पार्टी को लीड करने की जिम्मेदारी मिली और इंस्पेक्टर भदौरिया उस घर की पहचान थी जहां पर डाकुओं के मिलने की संभावना थी। कहा जाता है कि एक दिन जगजीवन के गांव के ही अपने पड़ोसी उमा शंकर से विवाद हो गया। उमा शंकर ने जगजीवन पर बहुत जुल्म किए थे। इसके बाद प्रतिशोध की आग में जलकर जगजीवन परिहार ने बदला लेने का फैसला कर लिया था। ये भी कहा जाता है कि उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर गांव की ही रहने वाले इस रसूखदार उमा शंकर सिंह की 2002 में हत्या कर अपना बदला पूरा किया था। इसके बाद जगजीवन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और कई लूट, डकैती और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। इसी के बाद उस पर पुलिस की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम रखा गया। वो चंबल के बीहड़ों की खाक छानने लगा। बीहड़ में जिस तरह से तुरंत डकैत का आतंक बढ़ गया था, उस इनाम का राशि भी बढ़ोतरी कर दी गई। आने वाले समय में ये इनाम राशि बढ़ाकर 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 10 लाख कर दी गई। 14 मार्च को जिस घर में दोपहर के खाने के लिए गैंग रुका था, उस घर को घेरने की पूरी तैयारी पुलिस ने कर रखी थी और पुलिस घेरा लगाकर बढ़ रही थी। बेखौफ बैठे डाकुओं के गैंग को पुलिस के आने की खबर लग चुकी थी। धीरे धीरे पुलिस लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। उस घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। पहले तो पुलिस ने उन बदमाशों को सरेंडर करने को कहा। इसी दौरान एक महिला ने पुलिस का रास्ता रोक लिया, जिसे किनारे करके पुलिस घर के अंदर दाखिल होना चाहती थी, लेकिन तब तक घर के अंदर से एक गोली बाहर आई। सिपाही राम बरन के सीने को चीरती हुई उस पार हुई और फिर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। लगातार दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, लेकिन पुलिस को एक डर सता रहा था कि जिस जगह पर फायरिंग हो रही थी, ठीक उसी जगह से थोड़ी दूर पर एक स्कूल भी था। उसमें बच्चे भी थे, लेकिन पुलिस की तरफ से पहले तो सुरक्षित उन बच्चों को बाहर निकाला गया और फिर शुरू हुआ पुलिस का तांडव। जिस तरीके से भगवान शिव ने एक राक्षस को मारने के लिए तांडव किया, ठीक उसी तरीके से पुलिस ने दुर्दांत अपराधी खूंखार डकैत को मारने के लिए गोलियों से तांडव किया और अंततः 18 घंटे हुई इस गोलीबारी में जीत पुलिस प्रशासन की। जगजीवन परिहार अपने साथियों के साथ मारा गया और खत्म हुई एक और चंबल के दुर्दांत डाकू की कहानी। बीहड़ की दुनिया जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खतरनाक भी है। वो तमाम ऐसे राज अपने साथ समेटे हुए हैं जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। इसके इतने किस्से हैं जिससे हर कोई वाकिफ है। फिलहाल दास्ताने चंबल में कुछ और कहानियां हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन आज के एपिसोड में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर गुनहगार को होगा पर्दा फांसी।